हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक दिन आपके लिए सीटेट साइंस पेपर 2 की क्लास लेकर आते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा भाई जो चैनल से नया जुड़ा है, वो गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ हमने लगभग भाई साहब आपकी 20 से 25 क्लास आपकी सीटेट पेपर 2 की साइंस की क्लास जा चुकी हैं। तो सभी बच्चे उन क्लासेस को जाकर जरूर देखें। आपका एग्जाम होने वाला है भाई जुलाई के अंदर, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करिए। तो चलते हैं भाई साहब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए भाई क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित जीवाणु रोग है। मतलब कि जो जल जनित जीवाणु रोग होता है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर वाटर बॉर्न बैक्टीरिया डिसीजेज। तो कौन सा होगा भैया? मलेरिया और हैजा होगा, या फिर मलेरिया पीलिया होगा, या फिर टाइफाइड और पीलिया होगा, या फिर टाइफाइड और हैजा होगा। तो बताइए मेरे बच्चों, आपको पता है मलेरिया तो जो होता है भाई किससे होता है? आपका मच्छर के काटने से होता है। इसके साथ साथ भाई आपका जो होगा इसमें जीवाणु जनित जो रोग होगा वो कौन कौन सा होगा? टाइफाइड, हैजा। तो मेरे बच्चा ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा भाई क्या? डी इज द राइट आंसर होगा, टाइफाइड। और जो हैजा होता है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो मेरे बच्चा क्या बनेगा? डी इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों। ठीक है जी। तो बहुत ही शानदार मेरे बच्चा, टाइफाइड और कोलेरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है भाई? इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? वो भैया रेनबो आर फॉर्म ड्यू टू विच फिनोमिना। प्रकाश का परावर्तन कारण इंद्रधनुष बनता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन मतलब रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्शन नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन है। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, या फिर प्रकाश का वितरण। तो बच्चा ध्यान रखना है, इंद्रधनुष जो बनता है आपने सुना होगा विबग्योर होता है, VIBGYOR, जिसमें आपके कलर होते हैं वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। बच्चा ध्यान रखना है, इसमें होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन प्लस में पूर्णांतरिक सॉरी प्रकाश का अपवर्तन होता है और आंतरिक परावर्तन होता है। तो जिससे आपका क्या बनता है भाई? रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। विबग्योर इसके अंदर कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं रेनबो के अंदर। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब बनेगा भाई साहब इसका क्या? बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। मतलब कि कौन सी गैसेस जो होती है वो अम्लीय वर्षा कराती हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ओजोन होती है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जिसको हम बोलते हैं SO2। ठीक है, इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो बोलते हैं N2O हो सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके बाद इसमें देखिए भाई कौन कौन सी गैसेज हैं। ध्यान रखना, ये दो गैसेज जो होती हैं ये एसिड रेन कहलाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो देख लीजिए भाई डी और ई ऑप्शन किसमें है? तो मेरा बच्चा डी इज द राइट आंसर, बहुत ही शानदार और सटीक जवाब बनेगा इसका। एसिड रेन कराती है भाई साहब कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। कहता भाई कोई व्यक्ति ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, मतलब उसको ग्वाइटर मतलब गलखंड गलघेटुआ नामक एक रोग है, डिसीज है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो बच्चा ध्यान रखना, कौन सी ग्रंथि होती है जो गले के अंदर पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है, पेनक्रियास ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, फिर थायराइड। तो बच्चा ध्यान रखना है, सही और सटीक जवाब बनेगा भाई इसका थायराइड ग्रंथि जो होती है गले के अंदर पाई जाती है। इससे थाइरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। अब जब ये पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगी तो थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं निकलेगा, और बच्चा आपको क्या है? गलखंड और गलघेटुआ रोग हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है मेरे बच्चा अधिविकृत ग्रंथि होती है, ये आपके जिसको किडनी के ऊपर पाई जाती है। पैनक्रियाटिक जो होती है बेटा ये आपका पेट के अंदर पाई जाती है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना है भाई ये सारी चीजें, ठीक है, ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए भाई राइट आंसर बनेगा फोर्थ का क्या? डी, थायराइड ग्रंथि गले के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, जिससे अब थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और इसके रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? आयोडीन युक्त नमक जो हम खाते हैं ना, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? थायराइड ग्रंथि के लिए हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। तारों से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा का मुख्य रूप क्या होता है? व्हाट इज द मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट रीच अर्थ फ्रॉम स्टार्स। तो कौन सी विधि से जो होता है, जो भैया आपके ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा आती है? तो चालन विधि होती है, कंडक्शन होता है, संवहन कन्वेक्शन होता है, या विकिरण रेडिएशन प्रोसेस होती है, ध्वनि तरंग साउंड वेव्स होती हैं।
तो बच्चा ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश हो या जिसका भी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो बच्चा ध्यान रखना वो एक विधि होती है, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन प्रोसेस ना। रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, इसके साथ साथ जो पेड़ पौधे होते हैं वो रेडिएशन प्रोसेस से ही क्या लेते हैं बेटा, लाइट लेते हैं, प्रकाश लेते हैं। तो इसका सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, मानव आहार नाल का वह भाग जहां अपचित भोजन से पानी तथा महत्वपूर्ण लवण अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो बताना भाई साहब कौन सा ऐसा भाग होता है। तो बच्चा वो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, माउथ मुंह होता है, स्टोमक यहाँ तो होगा ही नहीं भाई ये बात। तो बच्चा ध्यान रखना है, एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, वो छोटी आंत के अंदर पाया जाता है, वो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। परंतु लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसके अंदर बेटा आपका क्या कहते हैं, एक विली पाई जाती है। वो क्या करते हैं भाई साहब, वो आपका एक प्रकार से क्या करता है मेरे बच्चा, एक प्रकार से विली तो पाई जाती है, सॉरी किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया जो पाया जाता है, ये पाया जाता है बड़ी आंत के अंदर। अब ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन का काम करेगा। ये करता क्या है बेटा आपको, ये क्या करता है उसमें से पानी को जो एब्जॉर्ब उसको अलग निकाल लेता है और मल को अलग निकालने का काम करता है, जो फैसिस जो वगैरह होता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बनेगा भाई साहब, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, क्या कहता है, विकिरण रेडिएशन के निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अदृश्य नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इनविजुअल रेडिएशन। ठीक है, तो कौन सा एग्जांपल नहीं है इनविजुअल, जो दिखाई नहीं देता भाई, ऐसा कौन सा है जो इनविजुअल नहीं होगा। तो रेडियो वेव्स हैं भाई, रेडियो तरंग जो होती हैं, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट होता है, गामा किरणें गामा रेज होती है, एक्सरे। तो बच्चा ध्यान रखना, ना तो रेडियो वेव्स दिखती हैं आपको, ना गामा रेज दिखती है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है इनकी, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है बच्चा, गामा रेज की होती है। सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है, सबसे कम भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है सबसे कम किसकी होती है भाई, ध्यान रखना है, वो होती है आपकी रेडियो वेव्स की। एक्सरे किरणें जो होती है इसके रोंटजन इसको खोज करता है। तो बच्चा इसकी भी ये आपको दिखाई नहीं देंगी, तो राइट आंसर बनेगा जो कौन सी दिखाई देती है, तो विजिबल लाइट जो होती है आपको दिखाई देंगी, परंतु जो दिखाई नहीं देंगी है ना, वो कौन सा है भाई आपका, वह गामा किरणें, एक्सरे और रेडियो वेव्स। ठीक है भाई, निम्न से कौन सा उदाहरण अदृश्य नहीं है। ठीक है, जो दिखाई ऐसा जो अदृश्य नहीं होगा, तो बच्चा दृश्य प्रकाश आपको दिखेगा, बाकी के अदृश्य हैं सारे। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है भाई। प्रकाश संश्लेषण द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसमें होता है, जिसमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल किसमें होता है, हरे पेड़ पौधों के अंदर होता है। तो बच्चा वायरस होता है, शैवाल होता है, कवक होता है, राइजोबियम होता है। राइजोबियम का नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो बच्चा किसमें पाया जाता है भाई, आपका फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर पाया जाता है। वायरस बेटा नहीं होगा, वायरस अपना भोजन नहीं बनाता है खुद से। राइट आंसर होगा शैवाल जो होता है, जो आपका एल्गी होती है, इसमें आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और शैवाल और कवक के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। एल्गी जो होता है, एल्गी होती है काई, ठीक है, काई को हम कह सकते हैं शैवाल, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स इज, मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, सबसे ज्यादा मनुष्य क्या निकालने का काम करेगा, वो यूरिया निकालता है, अमोनिया निकालता है, यूरिक एसिड निकालता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड निकालता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा मात्रा में किसका आपका एक्सक्रिएशन करते हैं, किसको निकालने का काम करते हैं। तो मेरे भाइयों सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकालते हैं, यूरिया को निकाला जाता है। बच्चा क्या निकाला जाता है, यूरिया को निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 होता है इसका यूरिया का फॉर्मूला। अमोनिया जो होता है बेटा NH3 बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तो स्मेल देता है अमोनिया के कारण बेटा, यूरिन में क्या आता है, स्मेल आती है। यूरिक एसिड को अलग करता है कौन सा बेटा, किडनी जो होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अ बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ P and a mass of m, the kinetic energy of the body, एक पिंड का रेखीय संवेग द्रव्यमान m है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो मेरे बच्चे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। P इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चा, P इक्वल टू होता है mv ना, P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो मेरे बच्चा ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो बच्चा हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर है, ये 2m हो जाएगा, दोनों तरफ m का स्क्वायर करने पर m कट जाएगा। तो मेरे बच्चा राइट आंसर बनेगा इसका p स्क्वायर अपॉन में 2m, p स्क्वायर अपॉन में 2m होगा। इधर हम m का स्क्वायर m से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, और अपॉन में 2 करेंगे है ना, इधर भी 2m कर दिया है। तो मेरे बच्चा क्या होगा, m का वैल्यू होगा, ठीक है,
इसमें क्या होगा, वी का स्क्वायर होगा, तो मेरे बच्चे किसकी वैल्यू होती है, पी के बराबर होती है, पी के यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, पी के एम का स्क्वायर है, और अपन में क्या हो जाएगा बच्चा 2m हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा सी, पी का स्क्वायर अपन में 2m हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई। भाई यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि बिजली का जो करंट है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो मतलब बहने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, पथ परिपथ, बंद परिपथ, क्लोज सर्किट बिल्कुल होना चाहिए, तभी आपका करंट फ्लो करेगा। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, चालक पदार्थ कंडक्टर होना चाहिए जिससे आपको बिजली जा रही है, लोहा है, चांदी है, सोना जो भी है। फ्यूज, तो बच्चा ध्यान रखना फ्यूज नहीं होगा तो भी आपकी बिजली चलेगी, कोई बड़ी बात नहीं होता है, तो बच्चा ध्यान रखना है ये आपके लिए आवश्यक नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को चलने के लिए फ्यूज की कोई आवश्यकता नहीं होती है जी, फ्यूज लगाओ तभी करंट चलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा बेटा फ्यूज, फ्यूज आवश्यक नहीं है तब भी करंट बहेगा फ्यूज के बिना भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र दर्पण समतल दर्पण की तरह प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण होता है भाई बताना है, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है भाई साहब आपका मिरर प्रोड्यूसर इमेज लाइक आ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तो नहीं होगा भाई, प्लेन मिरर तो सिंपल बनाता है, तो ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव होगा, डी इज द राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई 13। निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगें गमन करने में सक्षम नहीं है। मतलब कि ध्वनि की तरंग है वो किस में नहीं चल सकती हैं भाई, तो लकड़ी के स्केल में चल सकती है बेटा। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी वकड़ी कुछ भी हो सकता है, सबसे ध्वनि चलेगी। तो लकड़ी के स्केल से चलेगी भाई, धातु के तार से चलेगी, कपड़े के धागे से चलेगी, निर्वात। ध्यान रखना वैक्यूम के अंदर जो ध्वनि होती है वो गमन नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। परंतु वैक्यूम के अंदर लाइट चल सकती है। लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी डूबे हुए पिंड पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है। तो बेटा आर्किमिडीज में के सिद्धांत के अनुसार किसी डूबे हुए पिंड पर लगने वाला जो बल होगा, फोर्स होगा, किसके बराबर होगा, पिंड के भार के बराबर, विस्थापित द्रव के भार के बराबर, या पिंड के आयतन के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, बिल्कुल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, इसका बी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है जी। तो विस्थापित जितना भी उस द्रव को विस्थापित कर रहा है, जितना उसका भार होगा उसके बराबर होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। क्योंकि पानी जो होता है, पानी हर एक वस्तु को ऊपर की ओर एक बार फोर्स लगाने का काम करेगा, ठीक है, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्षा के बाद अशुद्धियां और लंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। मतलब वर्षा का जल है, उसमें पानी में मिट्टी मिली हुई है, ऐसे लगा लो ना, वर्षा के बाद अशुद्धियां निलंबित कण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो भाई ये ऐसा क्यों क्यों होता है, कौन सी प्रक्रिया है। आफ्टर रेन इम्प्योरिटीज जो होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अवसादन विधि होती है, मतलब सेडिमेंटेशन होता है, भारण लोडिंग होता है, कंडेंसेशन इसके अंदर होता ही नहीं, अवसादन मतलब डिस्टिलेशन होता है ना, आसवन विधि उसको बोलते हैं। तो अच्छा ध्यान रखना, अवसादन विधि होती है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है जो अशुद्धियाँ होती है, अशुद्धि के पार्टिकल्स ज़्यादा हैवी होते हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जो आपका पानी होगा वो क्या होगा, इम्प्योरिटी जो होती है वो नीचे बैठने के कारण हवा या पानी जो होती है वो क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है। अब जैसे पहली बारिश हुई है, इसमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पानी के अंदर मिल करके क्या है, गंदगी जो होती है नीचे बैठ जाती है, उसके बाद भाई मौसम जो होता है वो साफ़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए भाई 16। एक नाव तैरती है क्योंकि, अ बोट फ्लोट्स बिकॉज, क्यों तैरती है भाई, यह हल्के पदार्थ से बनी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। नाव का वजन उसके द्वारा विस्थापित पानी के वजन से कम होता है। चलिए, नाव का खोखला पतवार होता है, उपरोक्त सभी। तो बच्चा ध्यान रखना है, एक नाव जब तैरती है तो नाव का वजन जो होता है उसके विस्थापित पानी के वजन से कम होता है, जब ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगी। तो नाव का वजन जो है, जिसने पानी हटाया है ना, उसके वजन से क्या है, थोड़ा सा क्या है, कम है, जिसकी वजह से वो तैर रही है, ठीक है। और इस पर भी क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत ही काम करने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। ऐसा कौन सा जलीय विलयन है जो विद्युत को पास नहीं करेगा अपने में से। तो ध्यान रखना, डिस्टिल वाटर होता है, पानी को क्या है उसमें से डिस्टिल वाटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ आयंस होने चाहिए, चाहे एसिड हो चाहे उसके अंदर क्षार हो। वो ज़्यादा नींबू का रस बेटा अम्ल है, तो अम्ल में से तो भैया एलम जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, तो इसमें से बिजली गुजर जाएगी। यदि आपने नींबू का पानी बना रखा है तो उसमें बिजली गुजरेगी, आप लाइट जला सकते हैं उससे, एक तार इधर डाल दो एक तार इधर डाल दो तो बल्ब जल जाएगा।
शर्करा का विलयन जो शुगर का सॉल्यूशन होता है, कास्टिक सोडा विलयन जो होता है कास्टिक सोडा से बिल्कुल जलेगा, उसमें बिजली गुजर सकती है। साधारण नमक का विलयन बिल्कुल एक गिलास के अंदर आपने क्या ले रखा, पानी ले रखा, उसमें नमक मिला दिया, आप वायर डालना, उससे करंट गुजरेगा। परंतु ध्यान रखना शर्करा का विलयन जो होता है, शुगर सॉल्यूशन जो होता है, उससे बिजली नहीं गुजरती है, ध्यान रखना है भाई। आपने मान के चलिए पानी के अंदर क्या चीनी मिला रखी है, तो चीनी मिलाने पर क्या होगा, आप उसमें वायर डाल के देख लेना, एक इधर से एक इधर से है ना। तो ध्यान रखना है यदि उसका बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि उसमें आयंस जो है भाई वो करंट को फ्लो नहीं करा पा रहे हैं, तो शर्करा का विलयन जो होता है वो करंट को फ्लो नहीं कराएगा। परंतु नींबू का रस होता है, कास्टिक सोडा होता है, साधारण नमक होता है, ये करंट को फ्लो कराते हैं भाई। चलिए इंप्योरिटीज जो होती हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु के परवनशीलता को प्रभावित नहीं करता है, वही कौन सा प्रभावित नहीं करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द फ्लोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार, वस्तु का घनत्व, विस्थापित द्रव का घनत्व या वस्तु का रंग। तो अच्छा वस्तु का आकार तो कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा उसके तैरने के सिद्धांत को, वस्तु का घनत्व डेंसिटी में फर्क करती है, विस्थापित द्रव का घनत्व भी करेगा, बट्टू बच्चा वस्तु का रंग प्रभावित नहीं करेगा। कोई काली है, कोई नीली है, कोई हरी है, कोई पीली है, भैया डूबने वाली वस्तु डूबेगी और ना डूबने वाली वस्तु ऊपर तैरती रहेगी। तो बच्चा ध्यान रखना है, जितना उसका फोर्स है उससे ज़्यादा विस्थापित जो आपका पानी जो हटाया गया है उसका फोर्स उससे कम है, तो वो उसके अंदर पानी के अंदर नहीं डूबेगी। तो बच्चा रंग का कोई फर्क होता नहीं है, वो काली हो या गोरी हो या नीली हो, भैया वो तो तैरने वाली तैरेगी और डूबने वाली डूबती है पानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो कि विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। भैया कौन कौन से ऐसी डिसीज हैं जो किसके कारण फैलते हैं भाई, विषाणु से। क्षय रोग, खसरा, हैजा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो, चेचक, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, क्षय रोग, या फिर हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, खसरा। देखो बेटा यहाँ पर हैजा ये जीवाणु से होता है ना, यहाँ पर हैजा ये जीवाणु से, यहाँ पर हैजा जीवाणु से। आप सीधी बात है, रेखा हमेट करके पहुंचे। जो खसरा जो होता है ये भी किससे होता है, विषाणु से होता है, पोलियो भी, चेचक भी और हेपेटाइटिस ए भी। तो राइट आंसर बनेगा भाई साहब बी इज द राइट आंसर। हेपेटाइटिस ए, मिजल्स, पोलियो एंड चिकन पॉक्स जो होते हैं सारे के सारे विषाणु से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है, आपके वायरल डिसीज हैं ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन हैं, ठीक है, आपको जानना है कि भोजन के नमूने के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने, मतलब इसमें कितना प्रोटीन है, इसकी जांच करने के लिए क्या डालना पड़ेगा। तो द केमिकल एडेड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड सैंपल आर, तो कॉपर सल्फेट बेकिंग सोडा डालते हैं, कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा डालते हैं, जिंक सल्फेट बेकिंग सोडा डालते हैं, जिंक सल्फेट है कास्टिक सोडा। तो भाई आपको जानना है भोजन में प्रोटीन है या नहीं है, तो भाई आपको क्या डालना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डाला जाएगा, बी इज द राइट आंसर भाई, ठीक है। इससे पता पड़ जाता है इसमें प्रोटीन की मात्रा है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वाष्पन जो होता है इवोपरेशन जिसको हम बोलते हैं, वाष्पन की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके भाई, वो सतही क्षेत्रफल के, तापमान के, आर्द्रता के या फिर वायु की चाल के। तो सतही क्षेत्रफल होता है भाई, इसको व्युत्क्रमानुपाती तो नहीं होगी, सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन दर बढ़ेगा, है ना, वो बढ़ रहा है वो बढ़ रही है, तापमान होगा तभी बढ़ेगा वाष्पन, तापमान बढ़ेगा तभी वाष्पन होगा, वायु की चाल बढ़ेगी तभी वाष्पन होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है वाष्पन बढ़ रहा है तो आर्द्रता घटेगा, तो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई, इसका सी इज द राइट आंसर। ह्यूमिडिटी होगा, जब आपका क्या होता है वाष्पन ज्यादा, एवोपरेशन ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है जो नमी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है मेरे बच्चों। तो चलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज के 21 क्वेश्चंस के बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रत्येक दिन शाम को 8:45 पर आपकी क्लास कराई जाती है बेटा, जिसमें आपके 20 से 21 क्वेश्चन हम कराते हैं बेटा, सीटेट साइंस पेपर 2 के। तो जो मेरा भाई चैनल से ना जुड़ा गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।